हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान यानी कि जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 होगा। यदि तक अभी तक आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आपको क्या करना होगा कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप वहाँ से जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ करके आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये एनटीपीसी सीबीटी 1 जो भी हाल ही में होते हैं उन प्रश्नों को जो पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित की गई है, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए कि प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली होती है उसके बीच जो मौजूद जेली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, तो कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा कि उसे क्या बोलते हैं, एक जेली होती है द्रवनुमा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। दोस्तों, अब बात आई कोशिका की यानी कि सेल की। तो दोस्तों, आपको बता दें सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल यानी कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। कब की गई थी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं दोस्तों कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो कोशिका सिद्धांत जो है दोस्तों वो किसने दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसे अभी आप याद रखेंगे कि स्लाइडन एवं स्वान ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में दो प्रश्न बनते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, कब किया था, 1665 ईस्वी में। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत जो है ये स्लाइडर एवं स्वान के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ट्री फ्रॉग किसे कहते हैं, तो देखिए ऑप्शन है आपके पास टोड, दूसरा है हाइड्ला, तीसरा है राना टिग्राना और कौन सा हो गया, सालामेंडर। तो दोस्तों, जो ट्री फ्रॉग है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों राना टिंगा जो होती है ये क्या होती है, मेढक का जो है वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, यानी कि फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रिना होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाइला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न है। देखिए प्रश्न तीसरा कह रहा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार नहीं करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। यानी कि दोस्तों, जो सहायक संधि लाई गई थी उसको स्वीकार नहीं करने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है। देखिए आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, दूसरा ऑप्शन है अवध का नवाब, तीसरा ऑप्शन है बड़ौदा के गायकवाड़, चौथा ऑप्शन कौन सा है, ग्वालियर के सिंधिया। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि बड़ौदा के गायकवाड़ जो है ये सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार नहीं किए थे, जबकि हैदराबाद के निजाम, अवध का नवाब और ग्वालियर के सिंधिया ये तीनों ने जो है एक सहायक संधि को प्रणाली को स्वीकार किया था। दोस्तों, बात करते हैं सहायक संधि की। तो सहायक संधि का जो है इन पद्धति किसने लागू की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है सहायक संधि लागू की गई थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, इसी पद्धति को लागू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासती जो राज्य थे उनके बीच समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें इसी संधि पर हैदराबाद के निजाम, अवध का नवाब और ग्वालियर के सिंधिया ने, ठीक है, ये प्रणाली को स्वीकार कर लिया था, जबकि बड़ौदा के गायकवाड़ ने इस प्रणाली को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखते हैं तो क्या है हमारे पास। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं, तो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको हेल्प हो। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि सुएज नहर जो है, सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग निम्न में से किन सागरों को जोड़ता है। देखिए आपके पास ऑप्शन है काला सागर और भूमध्य सागर, दूसरा ऑप्शन है कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, तीसरा ऑप्शन है काला सागर और लाल सागर, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, भूमध्य सागर और लाल सागर।
तो दोस्तों जो सुएज नहर होती है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सुएज नहर जो होती है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सुएज नहर की। इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है दोस्तों, सूची कितने प्रकार की होती है? 3 सूची होती है दोस्तों। एक होता है राज्य सूची, एक होता है संघ सूची और तीसरा कौन सा होता है? समवर्ती सूची। तो दोस्तों जो शिक्षा होती है, शिक्षा जो सब्जेक्ट है, ये शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखी गई है? तो दोस्तों शिक्षा जो होती है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर कि शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई है। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली क्या किसे कहते हैं? देखिए आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु को, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई, चौथा कौन सा हो गया? दिल्ली। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में हमारा बेंगलुरु हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कि भारतीय शहर बेंगलुरु जो है ये भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। दोस्तों सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि सब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा कामें होती है वो बेंगलुरु में ही होती है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों खास बात यह भी है कि इसरो जो है हमारे जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स बताना है दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मैं आपको एक करंट का न्यूज़ बता देता हूँ। इसरो के जो नए चीफ बने हैं वो कौन बने हैं? एस सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ ये इसरो के नए चीफ बने हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो थे कौन थे? तो आप भी इसे कमेंट बताइएगा, यदि आप नहीं बता पाते हैं तो हम आपको कमेंट के थ्रू जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले थे के सिवान। ठीक है, इसरो के इससे पहले चीफ कौन थे? के सिवान थे, लेकिन वर्तमान में कौन बन चुके हैं? एस सोमनाथन को जो है इसरो के नए चीफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आपसे याद रखेंगे, ये 100% आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए रिस्की प्रोग्राम, दूसरा है ट्रोजन हॉर्स, तीसरा ऑप्शन है होस्ट प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? ब्रेड वर्ड प्रोग्राम। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन में बी होगा, यानी कि ट्रोजन हॉर्स जो होती है ये कंप्यूटर की वायरस जो होती है खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये एनटीपीसी CBT 1 में पूछे जा चुके हैं, तो आपसे देख करके घबराइएगा नहीं कि ये कहीं से उठाया गया है। नहीं दोस्तों, ये जो जितने भी प्रश्न हैं इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेशन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों जो भारत में दल बदल विरोधी कानून है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1985, दूसरा 1986, तीसरा 1989 और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? 1976। तो दोस्तों जो भारत में दल बदल विरोधी कानून हुआ था वो 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि भारत में दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? तो 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है धमनी कहते हैं, दूसरा है कोशिका केशिका है, यहाँ पे केशिका कहते हैं, तीसरा महाशिरा, चौथा कौन सा होगा? शिरा। तो दोस्तों जो सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? ठीक है, तो धन की आपूर्ति की निगरानी कौन करता है? तो आपके पास ऑप्शन है वित्त आयोग, दूसरा ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है योजना आयोग, चौथा कौन सा हो गया? भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो भारतीय रिजर्व बैंक होगा यानी कि RBI, ये क्या करती है? भारत में संगठन होती है धन की आपूर्ति को निगरानी करती है। ठीक है, तो RBI हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों आप बात करते हैं RBI की, तो RBI की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में RBI के जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर। आपसे याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारे पास। 11वां प्रश्न हमारा इस वीडियो का,
ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन अपवर्तित रहती है, दूसरा है पहले ह्रासित और फिर वर्धित रहती है, तीसरा ह्रासित, चौथा कौन सा हो गया वर्धित। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा यानी कि ह्रासित इस प्रश्न का आंसर होगा कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है ह्रासित होती है यानी कि कमी आती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, सभी संस्था के एक आदर्श वाक्य होती है, तो भारत जो उच्चतम न्यायालय है उसका आदर्श वाक्य क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है सभी के लिए समान न्याय, दूसरा है सत्यमेव जयते, तीसरा है योगाक्षम वह्यम, चौथा कौन सा हो गया यथो धर्मस्था जय। तो दोस्तों जो भारत का उच्चतम न्यायालय है इसका आदर्श वाक्य क्या है यथो धर्मस्था जय, ये जो है भारत की उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। वही दोस्तों बात करते हैं भारत का आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों ये भारत की आदर्श वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के बारे में से पूछा जा रहा है। तो उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है वो क्या होगा या तो धर्मस्था जया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है ये निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एनटीपीसी में इस बार 5 बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है ये निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है। तो पहला ऑप्शन देखिए केदारनाथ दे रखा है, दूसरा है जगन्नाथ, तीसरा है बद्रीनाथ और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया आदिनाथ। तो दोस्तों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है इसमें आदित्यनाथ देवी देवता जो है उसको समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश को जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसको पहुंचने में कितना वक्त लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों बाबर का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों सलीम, दूसरा है नसरुद्दीन, तीसरा है खुर्रम, चौथा कौन सा हो गया जहीर उद्दीन। तो दोस्तों जो बाबर का वास्तविक नाम था वह था जहीर उद्दीन जो है बाबर का वास्तविक नाम था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बाबर जो है किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, किस वंश के संस्थापक थे कौन बाबर। ठीक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं दोस्तों कौन कौन लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जानते हैं, यदि नहीं जानेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, दूसरा है भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, तीसरा राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति और वाक स्वतंत्र का अधिकार। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 है ये संबंधित है किससे, तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। ठीक है, ये भी बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हमारा क्या है, 17वां प्रश्न है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र यानी कि बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो बंगाल गजट है वो सबसे पहले किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो आपके पास ऑप्शन है 1857 में, दूसरा है 1780 में, तीसरा है 1775 में और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया 1770 ईस्वी में। तो दोस्तों जो बंगाल गजट थी वो 1780 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम में आपसे प्रश्न ये भी बनते हैं कि बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया था। तो दोस्तों बंगाल गजट को प्रकाशित किया था किसने, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। किसने दोस्तों, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है बंगाल गजट को प्रस्तुत किया गया था। अगस्टस हिक्की के द्वारा दोस्तों ये प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों ये कब किया गया था, तो 29 जनवरी 1980 ईस्वी को 1780 ईस्वी को इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स को किस रूप में अंकित किया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिसंबर 1976 में, दूसरा है दिसंबर 1974 ईस्वी में, तीसरा दिसंबर 1980 में और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया दिसंबर 1977 ईस्वी में।
तो दोस्तों जो संयुक्त राज्य संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर राइट्स जो को किस वर्ष जो है अंगीकृत किया था, तो वो दिसंबर 1974 में इसे अंगीकृत किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रेल का जनक किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए लॉर्ड डलहौजी है, दूसरा लॉर्ड मिंटो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों जो भारतीय रेल के जनक है वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में भारतीय रेल की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी और इसकी जो कुल लंबाई थी वो 34 किलोमीटर की थी। आप इसे भी याद रख सकते हैं। यानी कि भारत के जो है जनक रेलवे के कौन हैं, तो लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है, इसके समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में पहली भारतीय रेल को चलाई गई थी, जिसकी कुल दूरी कितनी है, 34 किलोमीटर है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अंग पितरस यानी कि बाइल जूस स्रावित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये सेट नंबर 11 का लास्ट प्रश्न होगा, यानी कि 20वां प्रश्न होगा। तो कह रहा है कि पितरस जो है किससे स्रावित होता है, तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीवर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है वृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, किडनी। चौथा ऑप्शन तीसरा है मस्तिष्क, यानी कि जो है हमारे मस्तिष्क हो गया। और माइंड जिसे बोलते हैं हृदय यानी कि हार्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पितरस जो होती है किससे स्रावित होती है। तो यदि बात करें कि पितरस किससे यानी कि बाइल जूस किससे स्रावित होती है, तो सेक्रेशन होता है कहाँ से, यकृत से यानी कि लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, और बात करें दोस्तों यकृत से क्या होता है, यकृत होता है पित्त। तो पित्त कहाँ पे जमा होती है, तो पित्ताशय में जाकर जमा होती है। और लेकिन पितरस कहाँ स्रावित होती है, निकलती कहाँ से है, तो यकृत से निकलती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। ठीक है, कैश मेमोरी जो है ये कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है रैम से, दूसरा है सीपीयू से, तीसरा ऑप्शन है सीयू से और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, मॉनिटर से। दोस्तों कंप्यूटर से भी 1 से लेकर के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यदि आप भी चाहते हैं कि कंप्यूटर के प्रश्न हमसे नहीं छूटे, तो हमारे जो है चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर का, वहाँ पे महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक, वो उन सभी प्रश्नों का वीडियो रखा हुआ है, वो जहाँ से आप देख करके आप अपना 1 से लेकर 4 नंबर को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आते हैं अब प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों कैश मेमोरी जो स्थित कहाँ पर होती है, सीपीयू में स्थित है, यानी कि सीपीयू में यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। तो पहला ऑप्शन देखिए 1928 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1920 में और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, 1946 में। तो दोस्तों जो भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं असहयोग आंदोलन किसने शुरुआत की थी, तो महात्मा गांधी जी ने इसे शुरुआत किया था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन जो है ये अली बंधु ने इसे स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था, शौकत अली और मोहम्मद अली था। ठीक है, क्या क्या नाम था, शौकत अली था और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई थी। दोस्तों बाद में क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन जो शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था, उसी में क्या कहते हैं महात्मा गांधी उसमें भी जुड़ गए थे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं तो क्या कह रहा है, इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों इनसेट 1B को प्रक्षेपित किया गया था 1983 ईस्वी में, आपसे याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 1983 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो कब हराया था, तो 1526 ईस्वी में हराया था। ठीक है दोस्तों, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था कि पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि सेकेंड लड़ाई कब हुई थी पानीपत की, तो 1556 ईस्वी में हुई थी। और वहीं बात करते हैं तृतीय युद्ध कब हुई थी, तो 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई।
तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। ठीक है, वहीं दोस्तों बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 ईस्वी में हुई थी। और तीसरी कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सीरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन देखिए यहूदी, दूसरा है ईसाई, तीसरा है जैन, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? मुस्लिम। तो दोस्तों जो सीरिया कानून है ये किससे संबंधित है? तो मुस्लिम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम लोकसभा चुनाव जो है कब आयोजित किए गए थे। 1951 और 52 में प्रथम लोकसभा चुनाव जो है ये स्टार्ट की गई थी, यानी कि आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा जो है क्या होती है? एक प्रकार की संसद का क्या होता है? निचली सदन होती है। ठीक है, और राज्यसभा क्या होती है? संसद की ऊपरी सदन होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों जितने भी प्रश्न आपसे पूछे हैं उन सबों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको नहीं पता होगा, फिर भी जो भी पता होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा के जो वर्तमान में स्पीकर हैं, यानी कि लोकसभा के स्पीकर कौन है अभी वर्तमान में, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो चंद्रयान-2 है जो 2019 ईस्वी में जो छोड़ी गई थी, यहाँ से लॉन्च की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 22 जुलाई को, जो असफल रहा था। ठीक है दोस्तों, एन वक्त पे सफल होते होते जो है चूक गए हम लोग, ये असफल हो चुका था। तो ये कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो पहला ऑप्शन देखिए दिल्ली अर्थ स्टेशन, दूसरा है रिमोटर सेंसिंग सेंटर बालारोस, तीसरा है श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, और डाउन रेल स्टेशन पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों जो श्रीहरिकोटा है ये हाई एल्टीट्यूड रेंज में है, पड़ता है, यहीं से इसे सब जो है चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भू संतति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन है कोबर, दूसरा है डैली, तीसरा है हैरी पेस, चौथा कौन सा हो गया? मार्केली। तो दोस्तों जो भू संतति का सिद्धांत है ये किसने प्रस्तुत किया था? तो कोबर के द्वारा जो है भू संतति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्रदान की गई सेवाओं के अवधि में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, कोई भी कर्मचारी हैं, कोई भी जो व्यक्ति काम करते हैं किसी ऑफिस में या किसी संस्था में काम करते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको रिटायरमेंट के तौर पर कुछ राशियाँ दी जाती है। ठीक है, तो उसी राशि को क्या बोलते हैं हम लोग? देखिए पहला ऑप्शन बोनस कहते हैं, दूसरा भविष्य निधि कहते हैं, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया? उपदान कहते हैं, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? पेंशन कहते हैं। तो दोस्तों जो सेवानिवृत्ति में मिलती है पैसा, उसे क्या बोलते हैं? उपदान के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी शिफ्ट में ये जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी को आरक्षण प्रदान की गई है। तो पहला ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 16 कह रहा है, दूसरा अनुच्छेद 18, तीसरा है अनुच्छेद 15, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? अनुच्छेद 17। तो दोस्तों जो अनुच्छेद हमारा 16 है इसी के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। दोस्तों बात करते हैं 18 की, तो इसमें क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत किया गया है, और 17 में क्या गया है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की को अंत किया गया, किसमें? अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण दिया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 16 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी? तो दोस्तों जो ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है लखनऊ, चौथा कौन सा गया? बॉम्बे। तो दोस्तों जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी वो कहाँ थी? कोलकाता थी, और बाद में से दिल्ली जो है इसे स्थानांतरित की गई थी। कब कब की गई थी? तो आपको ये बात कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अनुच्छेद 243 किसके संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, दूसरा है संघ का नाम और क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, चौथा है पंचायतों की संरचना।
तो दोस्तों जो अनुच्छेद 243C है, इसके अंतर्गत पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनुच्छेद 243 जो है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायत से अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। या ऐसे प्रश्न बनते हैं कि पंचायत की संरचना किस अनुच्छेद में कही गई है। तो आपको बताना होगा दोस्तों, अनुच्छेद 243C में पंचायत की संरचना की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि की ढकने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों जो हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं कि खेतों की जुताई करते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी जो मिट्टी को, भूमि को हम ढकते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए मिल्चिंग कहते हैं, दूसरा है शेल्टर बेल्ट कहते हैं, तीसरा है सोपानित कृषि कहते हैं, और चौथा है समोच्च कृषि कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्चिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि मल्चिंग कहते हैं भूमि या मिट्टी की ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्चिंग कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है। दोस्तों पहला ऑप्शन है ECM स्क्रिप्ट, दूसरा है लाइव स्क्रिप्ट, तीसरा है जावा स्क्रिप्ट, चौथा कौन सा हो गया, वायर स्क्रिप्ट। दोस्तों जो जावा स्क्रिप्ट होती है, कंप्यूटर का पार्ट होता है, इसका आधिकारिक नाम क्या होता है, ECM स्क्रिप्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करें लिंगराज मंदिर है कहाँ पे। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे होते हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, आपसे याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको दोस्तों बताना होगा कि लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जो करवाया था दोस्तों, ये करवाया था किसने, तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। किसका, लिंगराज मंदिर का, जो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न है कि सब भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है कल्पना 1, दूसरा है IRNSSD, तीसरा ऑप्शन है GSAT-11, चौथा ऑप्शन कौन सा है GSAT-6। तो दोस्तों जो GSAT-11 है हमारा, ये क्या हो जाएगी, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह है। किसका, भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा हो गया, GSAT-11 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 17वां प्रश्न है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य 3वीं शताब्दी, चोल साम्राज्य 3वीं शताब्दी, गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी, और कुषाण साम्राज्य 1ली शताब्दी। तो दोस्तों किस काल को, किस युग को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। तो गुप्त साम्राज्य और 4वीं शताब्दी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, आपको प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को यहाँ से मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं उसके नियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था। तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, दूसरा है विनिमय अधिनियम 1773, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1858, और चार्टर अधिनियम 1853। तो दोस्तों जो विनिमय अधिनियम है 1773 का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। इसी के तहत जो होती है ये अधिनियम था, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विनिमय अधिनियम 1773 के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 19वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन सही नहीं होगा, और जो ऑप्शन सही नहीं होगा उसी को हमको चूज करना है, यानी कि चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 72वां संविधान संशोधन क्या है, किराया नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना है। दूसरा ऑप्शन है 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। तीसरा ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन, वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, और 61वां संविधान संशोधन,
मतदान की आयु सीमा को 21 से घटा करके 18 वर्ष करना। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ये 3 ऑप्शन है हमारा, यानी कि 102वां संविधान संशोधन जो है, इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, यानी कि पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखिए 101वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, यानी कि जीएसटी से ही बोलते हैं दोस्तों। और जीएसटी तो कब लागू की गई थी हमारे देश में, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी लागू होती है। और भारत में जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे कब लाया गया था, 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। बात करते हैं दोस्तों 61वां संविधान संशोधन की। तो 61वां संविधान संशोधन जो है, ये भारत मतदान जो है, उसमें आयु जो है पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान के तहत, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बात गलत है कि 72वां संविधान संशोधन में किराया नियंत्रण एवं अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमको जो गलत था उसी को चूज करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज की इस जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, इसके अंतिम प्रश्नों की ओर। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे जंतर मंतर नहीं है, आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है नागपुर, तीसरा है उज्जैन, चौथा कौन सा हो गया, जयपुर। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा नागपुर होगा, यहाँ पे जंतर मंतर नहीं है, जबकि वाराणसी, उज्जैन और जयपुर यहाँ पे जंतर मंतर है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दूसरी आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को, ठीक है दोस्तों, अंडरस्टूड स्टडी को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप पुराने हैं और सब्सक्राइब कर लिए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे एक दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और इतना शेयर कीजिए कि ये बहुत लोगों तक पहुँचे, और आप हमें सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको क्या करते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको देते हैं। तो पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, कि आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ पर दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहाँ से जुड़ करके आप इस पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक के तौर पर आपको हम इसका पीडीएफ देंगे, तो आप इसे देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप इसी वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। साथ ही दोस्तों एक लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट और लाते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय।